बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर है 16 और आज का टॉपिक है डायहेड्रल ग्रुप। इसका पर्टिकुलर केस स्टडी करेंगे डायहेड्रल ग्रुप जिसमें इसका ऑर्डर होता है जी 6। ठीक है। सो जैसा कि आपको मैंने इस कोर्स के स्टार्ट में बताया था कि ग्रुप थ्योरी बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्रीज का नाम है। तो आज उसी की एग्जांपल स्टडी करने लगे हैं। आज हमारे पास जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है दैट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपके सामने कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। अभी तक आप फर्ज करें हमारे पास जस्ट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ जी ई का। ठीक है। और इसके जो वर्टिसेस हैं उनको हम लेबल कर देते हैं 1, 2 और 3 से। ठीक हो गया। ये स्टार्ट में हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमने चेक करना है कि इस पर कौन कौन सी सिमेट्रीज लगाई जा सकती हैं। ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं सो दैट इसकी जो शेप है वो चेंज ना हो। ठीक है। स्ट्रक्चर प्रिजर्व कैसे करेगा ये अपना। सो अब अगर आप इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपके सामने पड़ी है इसको 120 के एंगल पर अगर आप रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि अगेन यही ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। 120 के एंगल पर तो यानी कि तमाम की तमाम पोजीशन चेंज हो जाएंगी। 1 यहाँ पर था, अब 1 यहाँ पर आ जाएगा जी। 2 अपनी एक पोजीशन आगे चल जाएगा। हमने इसको कर रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। इसको क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं और 2 जो था वो यहाँ पर चला जाएगा जी। 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। 1 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं लेकिन ख्याल रहे कि जो आपने स्टार्ट जिससे किया है आपने थ्रू आउट वैसे ही करना है। ठीक है। हम जो इसको क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये जस्ट एक रोटेशन थी 120 के एंगल पर। इस रोटेशन को हमने ए का नाम दे दिया। ठीक है। ए का मतलब क्या है, ए रोटेशन को डिनोट कर रहा है एट 120 एंगल। अगेन अब हम इस ए पर एक और रोटेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है। और रोटेशन लगाएंगे तो 2 था जो वो यहाँ पर आ जाएगा, 1 एक पोजीशन आगे जाकर यहाँ पर आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। चूंकि ये हमने रोटेशन के ऊपर अगेन रोटेशन लगाई है तो ए स्क्वायर का नाम दे देंगे इसको। ठीक हो गया। अब आप अगर दोबारा इस पर रोटेशन लगाना चाहते हैं एट एंगल 120 डिग्री आप देखेंगे 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, जो कि अगेन हमारे पास ई वाली बन जाएगी। ठीक है। 2 पॉसिबल रोटेशन हमें मिल गई हैं एज अ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल। अब हमने चेक करना है क्या इसमें कोई और भी पॉसिबल सिमेट्रीज हैं, इसकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो। ठीक है। अगर आप ई वाली को रेफरेंस मानकर हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं जी, एक स्ट्रेट लाइन इसको अपने इस एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करते हैं। आप देखेंगे पोजीशन इसकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं आएगी लेकिन 3 और 2 जो है वापस में अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेंगे। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 रिमेन्स द सेम, 1 यहीं पर रहेगा। तो ये एक तरह की रिफ्लेक्शन थी। ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को हमने बी का नाम दे देना है। ठीक है। नाम आप जो मर्जी दे लें। बी का नाम, बी से मुराद ये है कि हमने जो क्या कहते हैं ट्रायंगल थी स्टार्ट में हमारे पास इक्विलेटर, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ऊपर से पकड़कर नीचे से उनकी दोनों की पोजीशन चेंज कर दी है। अब अगर हम यही रिफ्लेक्शन ए पर लगाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी, 2 अपनी जगह पर रहेगा, 1 और 3 जो है अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। क्योंकि हमने ए पर रिफ्लेक्शन लगाई है तो इसका नाम ए भी आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से लास्ट में अब हम ए स्क्वायर पर भी तो रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं ना, मतलब 3 अपनी जगह पर रहेगा, 1 और 2 जो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है। चूंकि ए स्क्वायर पर हमने रिफ्लेक्शन लगाई है तो इसको नाम दे दिया जाएगा ए स्क्वायर बी का। तो यही पॉसिबल बेसिकली सिमेट्रीज बनती हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की केस में। ठीक है। तो अब हमने चेक करना है क्या ये जो एक हमारे पास सेट बन रहा है एक ट्रायंगल्स का, जो भी हमने ऑपरेशन इस पर लगाए हैं, क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप एक कैले टेबल बना लें। ठीक है। कैले टेबल के थ्रू जो है वो हम इसको चेक कर सकते हैं। ओके, एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं जी। तो इनके नेम्स लिख दें पहले कॉलम में, पहले रो में पहले लिख लें, पहले कॉलम में लिख लें ई, ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है। ए बी आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास ए स्क्वायर बी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप पहले कॉलम में भी इन तमाम को लिख दें जी, ई ए
ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हमारे पास बी आ गया, और अगर आप नीचे जाएं मज़ीद तो ए बी आ जाएगा। उसके बाद जिस सीक्वेंस में आपने ऊपर लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपने यहीं पर यहाँ पर लिखने, ठीक है। तो ये हमारे पास जी ए स्क्वायर बी आ गया। वेल, अब आपने क्या करना है जी, इन तमाम एलिमेंट्स को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि आपने अगर, अच्छा पहला जो कॉलम है वो तो आपको पता है सेम रहेगा, चूंकि ई को हम एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो जस्ट क्विकली जो है हम पहले रो और पहले कॉलम को लिख लेते हैं जी। ई आ जाएगा सिंपली ए स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन राइट द फर्स्ट कॉलम। ई ऑलरेडी लिख चुके थे, ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर बी आ गया, ए बी आ गया और ए स्क्वायर बी आ गया, ठीक है। अब देखें, अब आपने मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है ये देख लें। ए को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या है कि आपने एक रोटेशन पर एक और रोटेशन लगा देनी है, तो ऑफ कोर्स वो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ए पर ए को पकड़ लें या फिर आप ए स्क्वायर को पकड़ लें, हम कहते हैं जी ए को पकड़ा, उस पर दो रोटेशन लगा दी 120 एंगल, दैट एक्चुअली इज ए क्यूब, और ए क्यूब का आपको पता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर जो है इस पर अगर दोबारा रोटेशन लगा दी जाए तो वो अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये ए स्क्वायर और ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखें ए को पकड़ना है, क्या करना है जी, उस पर रिफ्लेक्शन लगा देनी है, रोटेशन के ऊपर रिफ्लेक्शन लगानी है, तो सिंपली ए भी आ जाएगा, पहले देख भी चुके हैं हम। अब आपने ए को पकड़ना है, उसके ऊपर क्या करना है, पहले रोटेशन लगानी है फिर रिफ्लेक्शन लगानी है, यानी कि ए टाइम्स ए बी, ये क्या आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा और साथ में बी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सिंपली हमारे पास ए स्क्वायर बी आ गया। इसी तरह से ए को पकड़ लें, ए स्क्वायर मतलब उस पर दो रिफ्लेक्शन लगाएं, सॉरी दो रोटेशंस लगाएं, यानी कि ए टाइम्स ए स्क्वायर बी, दो रोटेशंस लगाएंगे तो ये ए क्यूब आ जाएगा, टाइम्स बी, ए क्यूब आपको पता है आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी टाइम्स बी दैट इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए क्यूब बी दैट इज इक्वल टू बी, मे भी आपको यहाँ पर नजर ना आ रहा हो, बट एक्चुअली ए क्यूब चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो सिंपल बी बचेगा, तो यहाँ पर बी लगा देंगे हम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह थर्ड रो में आते हैं जी। ए स्क्वायर पर जब दो बार रोटेशंस लगाएंगे 120 एंगल की, तो वो क्या आ जाएगा, आप अगर यहाँ पर करना चाहें तो कर भी सकते हैं जी। ए स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जी ए क्यूब टाइम्स है, ए क्यूब आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सो सिंपली ए बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से ए स्क्वायर पर, ए स्क्वायर हमारा एलिमेंट कौन सा है वो देख लेते हैं जी। ये वाला एलिमेंट ए स्क्वायर है, इस पर जब आपने रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो सिंपली वी हैव ए स्क्वायर बी आ जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर को जब ए बी से करेंगे बी आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। वेल सो अभी तक काम आसान था, अब आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट काम शुरू हो गया। अब हमने ऑपोजिट चलना है, बी को यानी कि एक रिफ्लेक्शन वाला जो एलिमेंट है, बल्कि इसको आपको दिखा देता हूँ मैं, फोर्थ नंबर पे जो ट्रायंगल पड़ी है उस पर आपने क्या करना है जी, उस पर आपने रोटेशन लगा देनी है। रोटेशन क्या, 120 एंगल पर और क्लॉकवाइज। तो अगर हम यहाँ पर देखें बी को 120 एंगल पर करेंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पर हमें मिल रही है जी, 3 1 2 ये हमें मिल रही है ए स्क्वायर बी में, ठीक हो गया। तो सिंपली बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी मिल जाएगा हमें। अब आपने क्या करना है, बी को पकड़ना है, उस पर ए स्क्वायर लगा देना है, बी को पकड़ना है पर ए स्क्वायर लगा देना है। तो बी को पकड़ लें जी, पहले मैं इनको ज़रा रेज कर दूँ जो पहले लिखे थे हमने। अब इस पर आपने दो रिफ्लेक्शंस लगानी है, बी को पकड़कर, सॉरी दो रोटेशंस लगानी, 1 यहाँ पर था, यहाँ पर भी नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर 1 की जगह पर भी नहीं जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, और पीछे 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ मिल रही है, आपको पता है ए बी में मिल रही है, तो सिंपली यहाँ पर ए बी लिख लें, ठीक है। अब देखें ना, अगर बी को, अब आपने बी टाइम्स बी करना है, क्या करना है, बी टाइम्स बी, इसका आंसर हमने फाइंड करना है, यानी रिफ्लेक्शन पर को रिफ्लेक्शन लगा दें तो क्या बनेगा, देखें जी। अगेन आप बी पकड़ें, फोर्थ ट्राइंगल है जो,
उसको अगर आप कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं तो 2 और 3 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो ये किस सिचुएशन बन रही है, 1, 2 और 3, आपको पता है ये आइडेंटिटी आ रही है। ये एक तरह से ट्रिवियल भी केस था कि रिफ्लेक्शन के बाद अगेन रिफ्लेक्शन लगा दें, जिसका मतलब बी स्क्वायर है, वो आइडेंटिटी ही आएगी। ठीक है, इन द सेम वे आप बाकी तमाम जो इसकी एंट्रीज हैं वो भी फिल अप कर सकते हैं। आपको मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से करना है। ए जो है इसमें वो बेसिकली नोट कर रहा है हमारे पास रोटेशन को, क्लॉकवाइज रोटेशन हमने इस केस में ली है और 120 के एंगल पर। ठीक है, और जो बी है वो रिफ्लेक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वेल सो इसी तरीके से आप बाकी जो एंट्रीज हैं वो भी फिल अप कर सकते हैं। क्विकली अब हम बात कर लेते हैं जी इसके हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पर सेट की फॉर्म में लिख देता हूँ आपको। वी हैव ई, पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ना, उसके बाद ए हमने लिया था एक, उसके बाद बी ले लेते हैं, इसी तरह से ए स्क्वायर आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और ए स्क्वायर बी आ जाएगा। ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में या शायद उससे लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, किसी ग्रुप की प्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, अब इसकी भी कोई ना कोई ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन होगी। डिनोट करते हैं जिसको डी से, नीचे आप 6 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम 6 यूज़ करेंगे। 6 से मतलब ऑर्डर है, अगर आप 3 लगाएंगे तो उसका मतलब है जी जो आपने शेप ली है ना उसके 3 वर्टिसेस हैं। हम 6 यूज़ करेंगे, इससे ज़रा बंदा कंफ्यूज भी नहीं होता। 6 से मतलब है ऑर्डर क्या है इस ग्रुप का। ठीक है, सो 2 जनरेटर्स हैं ना बेसिकली। कौन कौन से जनरेटर हैं, एक तो ए है, रोटेशन है, दूसरी क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जनरेटर्स हमने लिख लिया, अब लिख रहे हैं हमने रिलेशंस क्या बनते हैं इन जनरेटर्स के साथ। देखें, ए को जब आप 3 बार परफॉर्म करेंगे दैट इज ए क्यूब, आपने देखा है कि आइडेंटिटी आएगा। ठीक हो गया, ए को जब आप 3 मरतबा किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को पकड़े, उस पर 3 बार रोटेशन लगा दें 120 की, वो अगेन वही आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है जी, ए क्यूब जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह से हमने देखा था कि बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी बन रहा था, रिफ्लेक्शन के ऊपर अगेन रिफ्लेक्शन लगाते हैं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, एक ये रिलेशन बनता है इस केस में जिसको हमने R1 का नाम दिया था और इसको हमने गालबन एक्स का नाम दिया था। एक और रिलेशन बनता है इस केस में, उसको कहा जाता है जी ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, क्या मतलब होगा, आपने आइडेंटिटी पर जब आपने रोटेशन लगाई है, इसको बल्कि हम देख भी लेते हैं यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ठीक है, ए बी का मतलब ये वाला एलिमेंट था, इसका आप देखें बी ए का मतलब क्या होगा जी, बी ए इनवर्स का। बी ए, पहले तो हम देखते हैं ए इनवर्स का मतलब क्या है। आपको पता है ए क्यूब जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए स्क्वायर टाइम्स ए आइडेंटिटी, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ए उधर जाकर क्या बन जाएगा, या दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हमारे पास ए इनवर्स आ गया ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक हो गया, ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। तो ये आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप देख सकते हैं कि कैसे ए बी बी ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, यही इधर से रोटेशन रिफ्लेक्शन के जरिए आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये 2 बेसिकली इस पर रिलेशंस बनते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं। वेल ये इसकी है जी प्रेजेंटेशन। आगे काम आता है एक छोटा सा कि इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक हो गया, आइडेंटिटी का एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है जी, सिंपली हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, एलिमेंट जो ए है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि ए क्यूब आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। ठीक है, ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा जी, ए स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए आ जाएगा। सिंपली वी हैव अगेन ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर को पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो इसके बाद क्या करना है जी, इस ए को ए स्क्वायर से करना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। क्या मतलब होगा इसको, कितनी पावर 6 आई है इसकी। इन अदर वर्ड्स अगर आपको यहाँ नहीं समझ लग रही सही तो एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। बेसिकली इसका ऑर्डर 3 आया। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर, 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी बनता है हमारे पास। ए की पावर 6 है जो कि आइडेंटिटी की इक्वल होगी, तो ए रेज टू पावर 2 का जो ऑर्डर है वो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम अब आगे चलें, बी की बात, बी का ऑर्डर 2 आ रहा है, आपको प्रेजेंटेशन से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, चूंकि बी स्क्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह से ए बी का ऑर्डर और ए स्क्वायर बी का ऑर्डर, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने फाइंड आउट करने हैं जी इनके ऑर्डर्स क्या आएंगे, ए स्क्वायर बी का और सिंपल ए बी का। ठीक हो गया,
आई थिंक डायहेड्रल ग्रुप से रिलेटेड आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। बेसिकली ये जो ग्रुप होता है ये किसी एक ट्रायंगल की रोटेशन और रिफ्लेक्शन से बनता है, ठीक है। इसी ग्रुप के ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं कि इसी ग्रुप के एक और ग्रुप होता है, बेसिकली इसको कहते हैं सिमेट्री ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। वो भी बिल्कुल सेम होता है, स्ट्रक्चर उसका भी सेम होता है, उसको भी हम फिर किसी दिन स्टडी करेंगे, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 स्टडी करेंगे और साथ में इसकी जनरलाइजेशन भी देख लेंगे, ठीक है। और इसकी एक जो जनरल प्रेजेंटेशन है डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 की वो भी देख लेंगे। तो आई थिंक आज यहीं पर फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।